हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। तो हमने एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें आज हम करेंगे एस्टेट 2018 का पेपर पीजीटी फिजिक्स का। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने 2023 का, 2022 का, 21 का, 2011 का, 2016 का 5 पेपर मैंने डिस्कस कर लिए हैं और हर पेपर के 60 क्वेश्चन के हिसाब से मैंने 300 क्वेश्चंस आपके डिस्कस कर लिए हैं। तो होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने उन 300 क्वेश्चंस को मैक्सिमम टाइम रिपीट किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप कीजिए। जितना आपका एफर्ट प्रीवियस ईयर से होगा और एनालाइज जितना आपका प्रीवियस ईयर से होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस है आपके पेपर को क्रैक करने के, है ना। अगर आपने एनालाइज मोटा मोटा करके देखा होगा पिछले 5 पेपरों का, अगर मैं मैक्सिमम एनालाइज आपको बताऊं तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा नहीं है 11th-12th के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। 30 से 32 35 तक का भी एक मार्जिन रहता है। कितने क्वेश्चन तो है ही है 10+2 से, है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चन वहाँ पे एमएससी के भी है, जैसे पर्टर्बेशन से भी क्वेश्चन था, हार्मोनिक ऑसिलेटर से भी क्वेश्चन हमने देखा, एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के भी हमने क्वेश्चंस देखे, पार्टिकल फिजिक्स के भी क्वेश्चन देखे, न्यूक्लियर में रेडियो एक्टिव डिके के भी क्वेश्चंस हमने देखे, है ना। और अच्छा खासा मार्जिन है इन क्वेश्चंस का। अगर मैं बीएससी लेवल की कुछ बुक्स की बात करूं, जैसे मीन फ्री पाथ है, स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स से हमने क्वेश्चंस देखे हैं, डिजिटल से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन देखे हैं, है ना। तो आप साथ साथ पेपर करने के बाद अपने बिहाफ पे भी पेपर को एनालाइज कीजिए कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मेरा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका टॉपिक वो स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पर थोड़ा कम टाइम देके जो टॉपिक आपके वीक है उस पर मैक्सिमम टाइम दीजिए कि यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये टॉपिक मेरा वीक है, तो वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रही हूँ और कुछ आप खुद भी अपने बिहाफ पे भी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। फिजिक्स इतना ईजी सिलेबस तो है नहीं और बहुत वास्ट है। बीएससी भी पूछ लेता है, एमएससी भी पूछ लेता है, +1 2 एक बहुत लंबा मतलब सिलेबस मान सकते हो आप। और क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के, ऐसे नहीं है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। तो फॉर्मूले तो शुरू करने के लिए चाहिए हमें। फिजिक्स में क्या होता है, क्वेश्चंस को शुरू करने के लिए हमें पहले कुछ फॉर्मूले पता होंगे तभी आप क्वेश्चन को शुरू कर पाओगे। कंसेप्ट तो उसके बाद आएगा और फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे रिजल्ट आपका मैटर कर रहा है ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन छोटी छोटी गलतियों को इन फिगर आउट में ले आओगे कि मैं ये गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप इजीली क्रैक कर पाओगे ना। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी से चलो आप और उस हिसाब से प्रिपरेशन अपनी तैयारी रखो, है ना। और 300 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब मैं 2018 का पेपर करवा रही हूँ, इसके बाद 19 का, 20 का और 17 का भी। 17 में एक्चुअली पेपर नहीं हुआ था, 16 में पेपर हुआ था स्क्रीनिंग का, और उससे पहले जो एक एस्टेट था वो एक कैंसिल हो गया था, क्या पता स्क्रीनिंग कैंसिल हो गई थी। तो ऐसे 2 पेपर दिए हुए हैं मतलब नेट पे, तो उस हिसाब से मैंने वो 17 का बनाया हुआ था, वो भी कर लेंगे, वो इजी ऑफ कॉस्ट है। तो एक पेपर हमने 2011 और 2016 का थोड़ा इजी पेपर कर लिया, तो अब 2018 और 19 के अच्छे खासे मुश्किल पेपर है, मतलब अच्छा खासा इनका लेवल है 19 का भी। तो उस हिसाब से थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, है ना। मेरे हिसाब से कुछ इजी और पार्ट भी करना चाहिए, कुछ मुश्किल भी करना चाहिए, ताकि एकदम डिप्रेशन भी ना आए कि ओहो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं बन पा रहे, और बहुत इजी आ रहे हैं, इतनी एक्साइटमेंट भी ना हो। थोड़ा मॉडरेट सिस्टम चले तो इज़ ऑफ कॉस्ट, है ना। तो आप प्रैक्टिस कीजिए मैक्सिमम क्वेश्चंस का। आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर इज गिवन बाय R V/I, where V is the potential difference and I is the current. If in a circuit the potential difference across the wire is measure किया है, V is equal to 8 ± 0.5 वोल्ट, और करंट मेजर किया वो है 2 ± 0.2। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू 8 है और एरर क्या है, रिलेटिव एरर 0.5। इसमें करंट की एब्सोल्यूट वैल्यू है 2 एम्पियर और रिलेटिव एरर क्या है 0.2। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, रेजिस्टेंस की मैक्सिमम परसेंटेज एरर में वैल्यू पूछी है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसने गिवन भी किया है कि R इज इक्वल टू V/I।
तो अगर मैं एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस की बात करूं, एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस क्या होगा, एब्सोल्यूट जो आपका पोटेंशियल है वो 8 और करंट है 2, तो 4 ओम आपका रेजिस्टेंस एब्सोल्यूट होगा। और हमसे पूछा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगा डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी, यहाँ पे वी वॉल्यूम नहीं है, दैट विल बी द पोटेंशियल इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बाई आई इंटू 100, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, एरर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। तो चेंज इन वॉल्यूम या फिर हम कह सकते हैं रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, दैट विल बी 0.5/8 इंटू 100 प्लस 0.2/2 इंटू 100, दैट विल बी 16.25 आपके पास क्या आएगा, रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर आपके पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस में आएगा। और मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस आपको रिलेटिव एरर लेके चलना होता है, दैट विल बी द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो ऑप्शन सेकंड आपका इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा भी होगा यूनिट एंड डायमेंशन ऐसी यूनिट है जिसमें हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये नंबर तो नहीं जाने चाहिए ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। इसने कहा है कि डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। अगर मैं ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो डी क्या बन गया, के ऑफ टी स्क्वायर। और एक्सेलेरेशन इसने पूछा है, तो एक्सेलेरेशन अगर मैं बात करूं तो एक्सेलेरेशन होता क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल। तो आप क्या करेंगे, इसका डबल टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे जब dx बाई dt, तो ये बनाएगा 2kt, जहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, दैट विल बी 2k। तो 2k क्या है, कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, 2 भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और वो फंक्शन है टाइम का, तो उसकी जो डिस्टेंस है दैट विल बी एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी ऑफ जे कैप। तो पॉइंट ए ओ ऐसा पॉइंट है जिसपे आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, 0, इट मीन्स इट विल बी अ सेंटर, देन द ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स 0। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उस 0 की तरफ मूव कर रहा है, कब, जब आपका जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की ग्रेटर देन 0 होगी, वी वाई ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से वी एक्स लेस देन 0, वी वाई लेस देन 0, या फिर एक्स वी एक्स प्लस वाई वी वाई लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0। तो देखो सेंटर पे इसने कहा है पोजीशन वेक्टर क्या है, 0, और वरना ये क्या है, 2 डायमेंशन का केस है, एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी ऑफ जे कैप। तो क्या क्या पॉसिबल क्वाड्रेंट्स हो सकते हैं, दोनों एक्स और दोनों वाई पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक्स पॉजिटिव हो सकता है, वाई नेगेटिव हो सकता है, वाई नेगेटिव हो सकता है, बोथ आर नेगेटिव हो सकते हैं। तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स की पॉसिबल कंडीशंस हमारे पास बन सकती है। और इसने कहा है कि पार्टिकल चारों ही क्वाड्रेंट से किसकी तरफ आना चाहिए, डेफिनेटली 0 की तरफ आना चाहिए। तो वो कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो आपके अगर मैं बात करूं पॉइंट ए की, अगर वो रीच कर रहा है 0 पे, तो इसका क्या है कि जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वो क्या है, लेस देन 0, और वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी क्या है, 0, लेकिन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉजिटिव। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूं नेट, तो क्या होगा, लेस देन 0। तो वो क्या होगा, लेस देन 0। तो आपके पास इसका ऑप्शन नंबर 3 शुड बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ही है ना, लेस देन 0, दैट विल बी द 3rd। ये पॉसिबल आप सिचुएशंस कंसिडर कर सकते हो कि बी में होगा तो क्या होगा, सी में होगा तो क्या होगा, डी में होगा तो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को इन्होंने 2023 में रिपीट किया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि द मैक्सिमम पोटेंशियल टू विच अ मेटल बॉल, जिसका वर्क फंक्शन आपको फाइंड आउट गिवन है, रिमोट फ्रॉम ऑल द अदर बॉडीज बी चार्ज व्हेन irradiated by an electromagnetic radiation of wavelength lambda will be। तो उसने पूछा कि मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी जब आपके पास इस बॉडी को हमने चार्ज किया है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो यहाँ पे इसने कहा है वी मैक्सिमम होगा 2 पाई बाई एच क्रॉस सी लैम्डा इंटू ई। ई क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, फाई नोट क्या है, वर्क फंक्शन बाय ई, या फिर
वी मैक्सिमम होगा 2πh क्रॉस सी बाय लैम्डा इंटू ई है ये, ठीक है, इसके बेस में नहीं है, इसके मल्टीप्लाई में ई है, और ई क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स। इन्होंने 2023 में, अगर मैं आपको याद कराऊँ, क्वेश्चन कैसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम आपके पास पोटेंशियल की कंडीशन तो गिवन थी कि किसी आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर को आपको दिया है और उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल के उसको चार्ज किया था, और उसने पूछा था कि ये जब चार्ज हो रहा है मेटालिक स्फीयर, तो इस मेटालिक स्फीयर पे जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है Ne, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पे कैसे डिपेंडेंट है। उसने ऐसे घुमा के पूछा था इस क्वेश्चन को। तरीका सेम था। हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि कोई भी जो वर्क फंक्शन यहाँ पे बात कर रहा है तो हमें समझ जाना है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि किसी एच न्यू एनर्जी की अगर मैं रेडिएशन डालती हूँ किसी भी सिस्टम पे, तो हमारे पास क्या होता है, अगर उसके थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन से अगर वो ज़्यादा है प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है ना। यहाँ पे ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मेटल बॉल, और कितने होगा वो काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ मेटालिक बॉल, दैट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल, क्योंकि हमने क्या किया है, मैक्सिमम पोटेंशियल चार्ज किया है, पार्टिकल को क्या किया है, चार्ज किया है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, ई वी मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम एच न्यू को लिख सकते हैं एच सी बाय लेमडा माइनस 5 इज इक्वल टू ई वी मैक्सिमम, और हमसे वी मैक्सिमम पूछा है तो वो क्या होगा, एच सी बाय लेमडा ई माइनस 5 बाई ई इज इक्वल टू वी मैक्सिमम। तो ऑप्शन सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। जब 2023 में उन्होंने पूछा था तो उन्होंने पोटेंशियल की फॉर्म में नहीं पूछा, यहाँ पे तो जैसे मैक्सिमम पोटेंशियल पूछ लिया, लेकिन 2023 में जो क्वेश्चन था उसमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पूछा था। तो हमें क्या पता होना चाहिए, उस मेटालिक स्फीयर का पोटेंशियल पता होना चाहिए था। तो उस मेटालिक स्फीयर का पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मेटल बॉल भी क्या है, एज अ आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर की तरह ही वर्क कर रही है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को उस तरह एक्सपेंड करूं तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, Q बाय R, है ना। और Q को ही हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne, Q इज इक्वल टू Ne, दैट विल बी इज इक्वल टू एच सी लेमडा ई माइनस 5 ऑफ E। और अगर मैं ये पूछूं कि N किस पे डिपेंडेंस है, तो N किस पे डिपेंड कर रहा है, R की पावर 1 पे। तो यही क्वेश्चन उन्होंने 2023 में पूछा हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन को वो रिपीट कर सकता है प्रीवियस ईयर से। तो हमें एवरी पॉइंट शुड आपको नोट करना है कि क्या इसमें कंडीशन दी हुई है, क्या इसको कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या कहता है कि एक सोलेनॉइड है जिसकी इंडक्टेंस आपको गिवन है 50 मिली हेनरी एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ अ 10 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। तो कितना टाइम इलिप्स्ड होगा बिफोर द करंट रीचेज टू इट्स हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो कितना करंट रीच होगा, तो इसने कहा है जैसे एक इंडक्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, जिसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, और बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट की है। तो हमें पता है जो इंडक्टेंस होता है उसमें जब टाइम करंट फ्लो करता है तो ग्रोथ ऑफ द करंट की इक्वेशन क्या होती है, दैट विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर एल, और एल बाई आर यहाँ पे क्या होता है, टाइम कॉन्स्टेंट होता है ना। तो एल आपको पता है, आर आपको पता है, ये वाला टी आपको फाइंड आउट करना है। और कंडीशन क्या गिवन है कि जो आपका करंट है वो मैक्स हाफ टू स्टेडी स्टेट करंट की वैल्यू तक पहुंच जाता है। तो आई नोट क्या है, स्टेडी स्टेट या मैक्सिमम करंट इन टर्म्स ऑफ बैटरी लगाई हुई है। तो बैटरी में हम मैक्सिमम करंट को किस करंट से बोलते हैं, स्टेडी स्टेट करंट, दैट विल बी आई नोट बाय 2। तो कंडीशन लगा देंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर एल, और 1 इस साइड जाएगा तो ये क्या बनेगा, E माइनस आर टी बाई एल, दैट विल बी इक्वल टू 1/2, और एक्सपोनेंशियल हटा देंगे दोनों का, 2 माइनस 1, तो ये बनेगा आर टी एल इज इक्वल टू एल एन टू, और एल एन टू की वैल्यू तो हमें पता होती है 0.693, तो ये पुट कर देंगे, एल और आर आपको पता ही है, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा 3.5 इंटू मीटर सेकेंड। अब कई बच्चे कह देते हैं मैडम आप तो सीधा ही करवा रहे हैं, इसमें और सीधे से टेढ़ा कहाँ पे जाऊँ। अगर ये फॉर्मूला आपको पता होगा ना तो ही क्वेश्चन बनेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम का ग्रोथ, हो सकता है अगली बार वो कैपेसिटेंस के हिसाब से पूछ ले, चार्ज की बात कर ले, तो चार्ज हमें पता है ना, कैपेसिटेंस में जो चार्ज का ग्रोथ होता है दैट विल बी Q इज इक्वल टू Q नॉट E माइनस 1 माइनस E बाई टी ऑफ 1 बाई टी आर सी। हाँ T बाई आर सी होता है, T बाई आर सी। तो यहाँ पे जो 1 बाई आर सी होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड हो जाता है ना।
ये T/RC होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे इक्वेट कर सकते हो कि अगर यहाँ पे कैपेसिटर होता तो हम क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रिलेट करके चलोगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 6, ये इजी क्वेश्चन है। इन द मोशन ऑफ द रॉकेट फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंजर्व, फोर्स कंजर्व रहता है, वर्क कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम। तो रॉकेट के मोशन में हमारे पास जो कंजर्व क्वांटिटी होती है वो होती है लीनियर मोमेंटम। अच्छा, ये पूछ ले कि रॉकेट कौन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो मेनली ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन पे क्या करता है, वर्क करता है, और लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे वर्क करता है। ये दो इसके मेन आपके पास लॉज है जिसपे ये रॉकेट का जो मोशन है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो टॉपिक वाली सीरीज भी करवाई है, वहाँ भी क्वेश्चन डिस्कस किया था और दोबारा कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर में ही, कि एक मास है जिसका 100 ग्राम मास है और उसको हैंग किया एक स्प्रिंग से, और वो स्प्रिंग क्या कर रहा है, 2 सेंटीमीटर की एलोंगेशन कर रहा है। तो रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द स्प्रिंग आपको गिवन है, देन द टाइम पीरियड ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर विल बी कितना होगा। तो ये एज अ डैम्पिंग ऑसिलेटर बिहेव करेगा। हमें पता है, अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ, स्प्रिंग ऐसा है और फिर अगर मैंने इसका वेट mg, अगर उस पर वेट लग रहा है तो कितना एलोंगेशन हुआ है x, और वो x आपको गिवन है, दैट विल बी 2 सेंटीमीटर। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, कितना फोर्स लग रहा है, जो डाउनवर्ड वेट लग रहा है, दैट विल बी mg इज इक्वल टू kx। तो k क्या होगा, mg बाई x। तो m आपको पता है 0.1 kg इंटू g आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और x आपको पता है 2 सेंटीमीटर, दैट विल बी 2 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ पे हमने k फाइंड आउट कर लिया, और हमें क्या गिवन है, रिलैक्सेशन टाइम आपको गिवन है। इसका कोई यूज ही नहीं हुआ क्योंकि टाइम पीरियड इसने पूछा है, k हमें पता है, m हमें पता है। तो हमें पता है जब भी कोई स्प्रिंग मास सिस्टम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ mk। तो m आपको पता है, k हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, दैट विल बी गिवन एज 0.28 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, ये क्या कहता है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है along the positive branch of a curve y is equal to x square by 2 where x is equal to t square by 2। तो x और y मेजर कर रहे हैं मीटर में, t सेकेंड में। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो पार्टिकल को इसने एक्स वाई प्लेन में दे दिया, तो वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन का रिजल्टेंट वेलोसिटी आपके पास कुछ इस तरह से होगी, है ना। तो हमें पता है y का रिलेशन है डिस्टेंस का x स्क्वायर बाई 2, तो इसको t में कन्वर्ट कर लीजिए, तो y आ गया t4/8 और x आ गया t स्क्वायर बाई 2। तो अगर मैं dx बाई dt, क्योंकि हमें तो वेलोसिटी चाहिए, और dy बाई dt, dx बाई dt का मतलब है x डायरेक्शन में वेलोसिटी, और dy बाई dt का मतलब है y डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो y डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी आई t³/2, जबकि x डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी आई t। नेट वेलोसिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ, दैट इज vx इंटू आई कैप प्लस वी वाई ऑफ जे कैप। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, लेकिन इसने ये वैल्यू नहीं पूछी, इसने आफ्टर 2 सेकेंड्स पूछी है। तो 2 सेकेंड के बाद क्या होगी, इसमें 2 पुट कर दीजिए, तो आपके पास बनेगा 2 आइटा कैप प्लस 2 का क्यूब बाई 2 जे, दैट विल बी 2 आइटा कैप ऑफ 4 जे के। ये वेक्टर से क्वेश्चन है कि जो हम बेसिक्स में पढ़ते हैं वहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जो क्या कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास आपको गिवन है, हाफ लाइफ भी गिवन है, कितनी 6.93 सेकेंड। एक बीम है ऑफ पार्टिकल का ट्रैवल कर रहा है कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसने पूछा है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल रहेगा जब वो बीम कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, 1 मीटर। तो इसमें 2 कंसेप्ट को मर्ज किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी को हम किससे लिखते हैं, हाफ mv² से, और m आपको पता है, v आपका निकल जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये आपके पास क्या होगा, v² आपके पास वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन कहाँ है, फ्रैक्शन ऑफ कितना डिके होगा। तो हमें पता है किसी भी चीज़ का कितना डिके हो रहा है, इसका फ्रैक्शन n इज इक्वल टू n नोट 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा t पे डिपेंड करता है। ये क्या है,
लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी या इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी हम बोल सकते हैं। इसका मतलब हमें n/n0 चाहिए और हमें गिवन क्या है, लैम्डा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसका 1 - e - t, और ये जो t है ये टाइम पीरियड है ना। और लैम्डा का जो रिलेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू हाफ लाइफ वो क्या होता है 0.693 बाई टी ऑफ हाफ। तो यहाँ से हमें टी ऑफ हाफ गिवन है तो हम लैम्डा निकाल लेंगे। लैम्डा क्या निकल जाएगा 0.693 बाई 693 है ना। तो आपके पास यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। इसका मतलब लैम्डा हमें पता चल गया। टी और पता चल जाए तो हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे। टी कैसे पता चलेगा, जब हमें ये पता है कि जो बीम है वो किस वेलोसिटी से जा रही है और कितने डिस्टेंस से जा रही है। तो टी नहीं निकाल सकते हैं ना। टी शुड बी, वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस अपॉन चाल होती है, चाल इस दूरी बटा समय है, दूरी बटा समय चाल होती है v। तो हमें पता है टाइम पीरियड क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू d/v। और d आपका कितना गिवन है 1 मीटर और वेलोसिटी हमने फाइंड आउट किया 10⁻3। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 10⁻³ ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा n इज, अच्छा दिखा देती हूँ, कई बच्चे इस बात पे बहुत, ये मेरी थोड़ी सी गंदी आदत है कि मैं उसी में मर्ज करती रहती हूँ है ना। तो टाइम पीरियड निकल जाएगा 10⁻³ ऑफ सेकेंड। लैम्डा हमने निकाल ही लिया था उस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे ये e पावर -10⁻⁴ आपके पास बनेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट n/n0 किसके इक्वल आ जाएगा 0.0001। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कहता है कि फॉर अ वेरिंग करंट I इज इक्वल टू I1 cos ωt प्लस I2 sin ωt। तो उसका रूट मीन स्क्वेयर करंट हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार एच स्टेट ने रिपीट किया है। अब हम 18 में देख रहे हैं, 19 में भी देखेंगे और 20 में भी देखेंगे, तीनों साल पूछा हुआ है इन्होंने सेम क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हमें करंट की इक्वेशन दी हुई है दैट विल बी I1 cos ωt प्लस I2 ऑफ sin ωt। हमें पता है cos को हम साइन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं sin ωt माइनस π/2। तो I1 sin ωt माइनस π/2 प्लस I2 sin ωt। तो दोनों करंट्स में कितना फेज डिफरेंस हुआ π/2। तो हमें क्या निकालना है नेट मैग्नीट्यूड। तो नेट मैग्नीट्यूड किसी भी एम्पलीट्यूड का नेट एम्पलीट्यूड हम कैसे लिखते थे a इज इक्वल टू √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 जो उनके बीच में एंगल होता है। तो इसी तरीके से हम करंट में भी करेंगे, दैट विल बी I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई। और कितना फेज डिफरेंस है π/2। तो ये I नेट कितना बनेगा √I1 प्लस I2, क्योंकि cos π/2 क्या होता है 0। तो ये आपके पास नेट वैल्यू बन गई। तो इक्वेशन अगर मैं करंट की बनाऊं तो I नेट क्या होगा I इज इक्वल टू √I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर sin ωt प्लस 5। लेकिन हमसे क्या पूछा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछी है। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, ये पीक वैल्यू होती है। तो रिलेशन क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और पीक वैल्यू का, दैट विल बी I/RMS इज इक्वल टू I0/√2। तो इसको √2 से डिवाइड कर देंगे तो ऑप्शन सेकेंड आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आज के लिए आगे भी कर लें क्या। एक्चुअली मैं 10 क्वेश्चन इसलिए करवाती हूँ कि जल्दी मेरे फ़ोन की मेमोरी थोड़ी सी हो जाती है ख़राब। चलो 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन 11th की अगर मैं बात करूँ तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एट 27 डिग्री आपको गिवन है थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप यहाँ से एक अपना पॉइंट नोट कर लीजिए कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, वो एक साइड में लिख लें। तो जब आप रिपीट करोगे इनको दोबारा तो वो भी साथ साथ रिपीट हो जाएगा। इफ़ द लॉरेंट्ज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आपको गिवन है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे विडेमान फ्रेंच लॉ बोलते हैं। ये सिर्फ एस्टेट ने एक ही बार क्वेश्चन पूछा है और टीजीटी साइंस में एक बार ये डायरेक्ट फार्मूला तो पूछा हुआ है, लेकिन पीजीटी फिजिक्स में सिर्फ एक ही बार ये क्वेश्चन आया है। अगर ये आपको ये फार्मूला पता है तो ये आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि इसने थर्मल कंडक्टिविटी आपको गिवन कर रखी है और लॉरेंज नंबर आपको गिवन किया हुआ है। सिग्मा क्या होती है कंडक्टिविटी और 1/सिग्मा क्या होगी रेजिस्टिविटी, क्योंकि इसने रेजिस्टिविटी पूछा है। तो आपके पास इस फॉर्मूले को लिख देंगे हम L इज इक्वल टू रो K/,
टी, और हमसे रो पूछा है तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा LT/K। तो आपको L भी गिवन है, K भी आपको गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। तो पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो आपके पास जो रो की रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 × 10⁻⁸ ये विंडेमान फ्रेंच लॉ। हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से पहले वहाँ पे ये एक बार डिस्कस किया जाता है। वहाँ पे भी बहुत शॉर्ट कंसेप्ट्स में ही हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एस्टेट वालों को तो वही चीज़ देनी है ना जो बच्चे स्किप करेंगे, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और आज इतने ही करेंगे। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी इज। क्या होगा? एनर्जी आपको गिवन है, एनर्जी हमें पता है, nth एनर्जी का हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला क्या है? -13.6/n², और ये आपको गिवन कितनी है? -3.4। तो इक्वेट करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13.6/3.4, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। n की वैल्यू 2 है और हमसे क्या पूछा है? एंगुलर मोमेंटम। तो बोहर का पोस्टुलेट याद होगा, हमें पता है एंगुलर मोमेंटम mvr किसके इक्वल होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π, और n की वैल्यू अपने पास क्या है? 2, तो h/2π, तो ये क्या बनेगा? h/π। तो ये h/π का क्या है? एंगुलर मोमेंटम। इस स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट के लिए क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। तो आज हमने 2018 के 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, डेली डिस्कस किया करेंगे। बीच बीच में कई बार वीडियो स्किप हो जाती है, थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है, वरना मैं कोशिश पूरी करूँगी। मेरी कोशिश यही है कि अक्टूबर में मैं ये प्रीवियस ईयर सारे ख़त्म करवा दूँ, ताकि आप लोग नवंबर में ईजिली, कम से कम अगर आप मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार चल रहे हैं टेट क्लियर करने के लिए, कम से कम 2 या 3 बार प्रीवियस ईयर रिवाइज कीजिए, और आप देखेंगे कि मैं सही बोल रही थी और क्वेश्चंस कैसे मोल्ड कर करके आपको वहाँ पे मिलेंगे, है ना। तो हमारा ये चांस जाना नहीं चाहिए और आपकी तैयारी अच्छी रहे, इसके लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और पॉजिटिव कमेंट ज़रूर किया करें, है ना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद अस।